हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम DSSSB से रिलेटेड जो न्यूली एडेड टॉपिक हैं उसको कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे हम सिलेबस पे कुछ बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो है इस बार कुछ टॉपिक ऐड जो है वो नए नए हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे जो मैक्सिमम सिलेबस का पार्ट है वो काफ़ी जो है मिलता जुलता है KVS के सिलेबस से। आप जो है KVS का सिलेबस देखिएगा, मैंने डिस्कस किया हुआ है, और DSSSB का, दोनों का डिस्कस किया है। तो आप देखेंगे मैक्सिमम चीज़ें सिमिलर हैं। तो मुझे जो लगता है जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में हो सकता है। ये मुझे क्लियर नहीं पता है, कंफर्म नहीं है, बस एक आइडिया है, क्योंकि DSSSB के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर के वो मैक्सिमम यही सितंबर में ही हुए हैं, मतलब इसी के आसपास। तो मुझे जो लगता है एग्ज़ाम जो है सितंबर में होगा। यानी अभी क्या चल रहा है, जुलाई के बाद आएगा अगस्त, जुलाई अगस्त फिर सितंबर, और सितंबर में वो स्टार्टिंग में भी हो सकता है, लास्ट में भी। आपको पता है शिफ्ट वाइज होता है, तो यहाँ पे कोई भी डेट हो सकती है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास केवल 2 मंथ हैं, एक है जुलाई, एक है अगस्त। तो जो न्यूली एडेड टॉपिक हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। आप देखेंगे जो एक एक टॉपिक है वो जो है आपको BSc में एक एक बुक मिलेगा। यानी अभी हम अगर वो 5 टॉपिक हमको नया दिया हुआ है तो 5 बुक है वो, और उसको पढ़ पाना इतना इजी नहीं है इस समय। तो आप एक काम करेंगे, ये जो टॉपिक आपको स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, जैसे कि इफेक्ट ऑफ करंट, मैंने ऑलरेडी KVS के लिए क्रैश कोर्स करवाया था, तो वहाँ पे आप इसको जो है जाके पढ़ सकते हैं। प्ले लिस्ट डली हुई है, मैं उसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, या फिर आप सर्च कर लेना। लाइट जो है इसको भी मैंने कराया हुआ है। हाँ, एक काम हम करेंगे, इससे रिलेटेड NCERT बेस्ड क्वेश्चन जरूर मैं करा दूंगी, लेकिन अभी के लिए कॉन्सेप्ट जो है आप KVS वाले से कर लीजिए। सिलेबस को फास्ट खत्म करने का ये एक बेस्ट तरीका है। फिर देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी भी कराया हुआ है। ये जो यहाँ पे आपको ये जितने टॉपिक दिख रहे हैं ये सब मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। मोशन, फोर्स एंड न्यूटन लॉ, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, फ्लोटेशन, साउंड, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, ये सब कुछ मैंने कराया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी कराया है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी हो चुका है। केमिकल सब्सटेंसेस भी हुआ है। केमिकल रिएक्शन भी हुआ है। मेटल एंड नॉन मेटल भी हुआ है। कार्बन कंपाउंड भी हुआ है। तो ये सब हमने जो है किया हुआ है। देखो लाइव प्रोसेस भी मैंने जो है आपको कराया है। फिर यहाँ पे ये टॉपिक भी कराया हुआ है। अब अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो आज हम इसको कवर करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिप्रोडक्शन दे दिया 9th-10th बेस, और देखिए यहाँ पे जो न्यूली एडेड टॉपिक है वहाँ पे ये दिया है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के नाम से। तो आप जो है चाहे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पढ़िए या 9th-10th का रिप्रोडक्शन, दोनों सेम ही होगा। तो हम जो है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी आज जो है डिस्कस करेंगे। आज हम ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इससे जो है हमारा 9th-10th वाला ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। हालांकि मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है वो भी, वहाँ से आप जो है उसको कर सकते हैं। और देख लीजिए यहाँ पे मैंने जो नहीं कराया है आप जो है कमेंट में लिख देना, मैं उसको जो है दोबारा करवा दूंगी। लेकिन अभी के लिए सिलेबस को सबसे फास्ट खत्म करने का ये एक बेस्ट तरीका है। व्हाई डू वी फॉल इल, ये सब कुछ कराया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है यहाँ पे ये चैप्टर करेंगे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, तो देखिए रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में आपको दिया है रिप्रोडक्टिव इंडोक्राइनोलॉजी। तो आप देखेंगे जो हमारा हॉर्मोन्स वाला चैप्टर होगा वहाँ पे हम इसको कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम जो है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्शन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस करेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पे फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन, इसमें जो है हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। फिर oogenesis डिस्कस करेंगे। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पे आता है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसको जो है लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, इसको हम मैक्सिमम 5 से 6 वीडियो में जो है ख़त्म कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना जो है टॉपिक। तो जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो सबसे पहले देखिए जो पॉइंट आपको बताती जा रही हूँ ध्यान से देखते जाना, इससे बाहर कुछ भी जो है क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की। ये है टेस्टिस। टेस्टिस जो है सबसे पहले आपको यही याद रखना है
टेस्टिस का नंबर कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे, जो टेस्टिस होता है वो यहाँ पे होता है पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी टेस्टिस कितने नंबर में होते हैं, 2, यानी 2 होते हैं, या फिर हम बोलें कि पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। और इसके बाहर आप देखेंगे एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, जिस पाउच में टेस्टिस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर में टेस्टिस प्रेजेंट होता है। तो देखिए इस तरह से ये जो है एक हो गया ये, तो इस तरह से 2 टेस्टिस यानी पेयर ऑफ टेस्टिस जो है प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, टेस्टिस डिसेंड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड करता है। डिसेंड मतलब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। बाहर क्यों प्रेजेंट होता है उसका रीजन देखिए, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म रिक्वायर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। यानी जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, तो स्पर्म फॉर्मेशन जो होता है उसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। यानी जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है उसके अपेक्षा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम पे जो है हमारा स्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। आपसे यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है, टेस्टिस डिसेंड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, इसको असर्शन बना देंगे और रीजन बना देंगे बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म रिक्वायर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे ये है हमारा टेस्टिस, हमने देखा टेस्टिस जो है एक पाउच के अंदर प्रेजेंट है। जो पाउच है उसको हम बोल रहे हैं स्क्रोटम। जो टेस्टिस है वो 2 in नंबर है, यानी पेयर ऑफ टेस्टिस। तो देखिए आपसे यहाँ पे टेस्टिस के बारे में अगर पूछते हैं, इसके डायमीटर वगैरह के बारे में, तो आप क्या बताएंगे, ये होता है लेंथ, ये होता है लेंथ, और ये होता है विड्थ। क्या होता है, विड्थ। तो आप कैसे याद रखेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं ना 2 3 4 5 इस तरह से पढ़ते हैं, तो ऐसे इसको याद रखना आप। 2 3 क्या हो गया, इसका विड्थ हो गया, और 4 5 क्या हो गया, 4 5 सेंटीमीटर लेंथ हो गया। यानी 2 3 4 5 ऐसे याद रखना, 2 3 4 5 यानी 2 3 क्या हो गया, इसका विड्थ हो गया, 4 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, लेंथ हो गया। अब देखिए जो टेस्टिस होता है उसके अंदर में कुछ इस तरह से कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, कंपार्टमेंट, और इनका नंबर कितना होता है, 250 कंपार्टमेंट। तो देखो यहाँ पे पॉइंट याद रखना, ईच टेस्टिस क्या है, ईच टेस्टिस कंटेन्स 250 कंपार्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोक्यूल। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोक्यूल, टेस्टिकुलर लोक्यूल। अब देखिए अगर आपसे यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछते हैं बोथ टेस्टिस कंटेन, तो इस पॉइंट पे याद रखना बोथ टेस्टिस पूछेगा, यानी दोनों टेस्टिस की बात कर रहा है, तो आप वहां पे बताएंगे 500, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ईच टेस्टिस, एक टेस्टिस में 250, तो कितने होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं, यानी दोनों में कितने हो जाएंगे, 500 कंपार्टमेंट। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं इनको याद रखना। ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट, और इस कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोक्यूल। अब आगे देखिए, ये जो टेस्टिकुलर लोक्यूल है, ये जो टेस्टिकुलर लोक्यूल है इस तरह से, इसके अंदर में सॉरी इसके अंदर में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमिनीफेरस टिब्यूल। क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमिनीफेरस टिब्यूल। यानी हमने क्या बोला, जो टेस्टिकुलर लोक्यूल है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेमिनीफेरस टिब्यूल। सबसे पहले आप इनका जो है नंबर याद रखना, ईच लोक्यूल, जैसे हम देख रहे हैं ये एक लोक्यूल हो गया, ये लोक्यूल हो गया, ये लोक्यूल हो गया, तो ईच लोक्यूल कंटेन 1 to 3 सेमिनीफेरस टिब्यूल, 1 to 3 सेमिनीफेरस टिब्यूल। यानी देखो हमने आपको क्या बताया, मान लो ये हमारा टेस्टिस है, गोल नहीं होता, बस मैं बना रही हूँ ऐसे ही समझाने के लिए। ये हमारा टेस्टिस है, क्या है, हमारा टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे लोक्यूल। क्या प्रेजेंट है, लोक्यूल। तो ये जो लोक्यूल है, लोक्यूल के अंदर में क्या प्रेजेंट है, सेमिनीफेरस टिब्यूल। क्या प्रेजेंट है, सेमिनीफेरस टिब्यूल। तो सबसे पहले हमने देखा ये हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस 2 in नंबर, यानी 2 टेस्टिस हैं। तो हम एक टेस्टिस की बात करें तो इसके अंदर कितने हैं, 250 कंपार्टमेंट, जिसको हम बोल रहे हैं टेस्टिकुलर लोक्यूल। ठीक है, ये हो गया हमारा 250 कंपार्टमेंट। एक कंपार्टमेंट के अंदर
एक कंपार्टमेंट के अंदर यानी एक लोक्यूल के अंदर 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यानी उनका नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। तो अगर हम बात करें ईच लोक्यूल कंटेन 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी 250 कंपार्टमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 250 से, फिर 3 से मतलब 250 से 750 क्या होंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। वैसे आपसे ये सब कैलकुलेशन नहीं पूछेंगे, बाय द वे पूछ लेते हैं तो मतलब अगर वो पूछ लेते हैं तो इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या है हमारा, एक सेकेंड इसको जूम कर लेते हैं ताकि ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएं। हमने क्या देखा, ये है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर में क्या प्रेजेंट है, कंपार्टमेंट, इस तरह से, यानी कंपार्टमेंट कह सकते हैं हम डब्बा, मतलब खाली रूम मतलब मान लो कि खाली रूम है तो उसको हम बोले कंपार्टमेंट। टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट है, कंपार्टमेंट। और ये कंपार्टमेंट कितने होते हैं, 250। ये नंबर पूछे जा सकते हैं तो याद रखना, 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोक्यूल। इन 250 जो लोक्यूल हैं, एक लोक्यूल के अंदर यानी ईच लोक्यूल कंटेन 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी इस तरह से यहाँ पे क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या है हमारा टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर क्या है 250 कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या है हमारा 1 से 3 यानी उसका नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अभी तक क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ये है हमारा ये है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो देखो ये है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में क्या लगे होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे सेल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे सेल लगे होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल। क्या बोलते हैं, जर्म सेल। इस पॉइंट को याद रखना। आपसे सिंपली पूछ सकते हैं जर्म सेल किसके अंदर प्रेजेंट है, तो आप बताएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो देखो क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, जर्म सेल। और यही जर्म सेल जो है आगे मियोसिस के थ्रू क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। क्या बनाता है, स्पर्म। यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। कहाँ पे होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रख लेना, हालांकि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या है, ये जो है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 2 हो गए हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं उनके बीच में कुछ गैप होगा। क्या होगा, उनके बीच में कुछ गैप होगा। सबसे पहले हमने क्या देखा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में क्या है, जर्म सेल। जर्म सेल से क्या बनता है, स्पर्म बनता आगे जाके। यानी हम ये कह सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। और ये भी याद रख लेना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही क्या होता है, सर्टोली सेल। क्या होता है, सर्टोली सेल, जिसको हम बोलते हैं नर्स सेल। क्या बोलते हैं, नर्स सेल, सर्टोली सेल या फिर नर्स सेल। नर्स सेल क्या करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट यानी प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। अभी इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में स्पर्म बन रहा है, तो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही क्या होता है, सर्टोली सेल या फिर नर्स सेल। अब देखो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं इनके बीच में कुछ गैप होगा। उस गैप को, उस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस में भी क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीडिक सेल। क्या बोलते हैं, लीडिक सेल। तो और ये जो लीडिक सेल है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके बीच में कुछ स्पेस है, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और उस स्पेस के अंदर कुछ सेल हैं जिस सेल को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिक सेल। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल या फिर लीडिक सेल। और इन लीडिक सेल का काम क्या होता है, सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन। क्या होता है, सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन, इसी को हम बोलते हैं। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। देखो इतने सारे आप देखते होंगे, मैं बहुत सारे डायग्राम यूज करती हूँ। जैसे देखो यहाँ पे हमने टेस्टिस का देखा, फिर ये हमने लोक्यूल को समझा। लोक्यूल को सबसे पहले उसका कंपार्टमेंट देखा, कंपार्टमेंट के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखा। अब फिर से हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जूम करके उसके बीच का स्पेस देखा और उसके अंदर के सेल्स के बारे में देखा। तो क्या होता है, हमारी जो मेमोरी होती है वो
पिक्टोग्राफिक मेमोरी जो होती है वो सबसे अच्छा काम करती है। यानी जब हम कोई चीज़ का चित्र देखते हैं तो वो लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में स्टोर होता है, केवल सुनी सुनाई बातें जो है जल्दी भूल जाती हैं। तो इस वजह से ये जो डायग्राम होते हैं इससे आपको क्लियर होगा सब कुछ। सबसे अगर मैं बोल रही हूँ टेस्टिस, आपके दिमाग में तुरंत टेस्टिस का स्ट्रक्चर आया होगा। अब मैं बोल रही हूँ कंपार्टमेंट, तो आपके दिमाग में टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट बन गया होगा। अब मैं बोल रही हूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो उस कंपार्टमेंट के अंदर अब आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई दे रहे होंगे। अब अगर मैं बोलूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पेस होता है, तो आपको ये डायग्राम जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको जो है दिमाग में जो है आ रहा होगा, दिख रहा होगा। तो इससे जो है एवरी पॉइंट जो है क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए, अब हमने तो जो है यहाँ पे टेस्टिस के बारे में, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं ये सब देखें। अब हम जो है, जैसे ये है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो ये सब आके एक जगह पे जो है उनका जो डक्ट होता है वो ओपन होता है। यानी हम कह सकते हैं, देखो जैसे मान लो आप, जैसे देखो ये सब आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। देखो ये जो है इन सब, ये जो सारे डक्ट हैं वो आके एक जगह पे ओपन हो रहे हैं। तो ये मतलब अब 3D तो यहाँ पे हमको दिखाई दे नहीं रहा, हमको तो केवल एक ही व्यू दिखेगा इसका। तो ये सब जो आपको ये छोटे छोटे डक्ट दिख रहे हैं ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के डक्ट हैं। मैंने आपको क्या बताया, 250 से 750 यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो उनके जो डक्ट होते हैं, यानी नेटवर्क ऑफ डक्ट विच इज प्रेजेंट इनसाइड टेस्टिस, जो ये नेटवर्क ऑफ डक्ट हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, रेटी टेस्टिस। क्या बोल देते हैं, रेटी टेस्टिस। तो इसको जो है आप याद रखना। अब देखो रेटी मीन्स क्या होता है, रेटिकुलम। क्या होता है, रेटिकुलम। और रेटिकुलम मीन्स क्या होता है, नेटवर्क। अगर आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर जो है अटेंड किया होगा तो वहाँ पे मैंने आपको जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था, तो वहाँ भी ये वर्ड आया था ना, रेटिकुलम। तो रेटिकुलम मीन्स क्या होता है, नेटवर्क। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब हमने ये देखा, ये है हमारा टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो डक्ट ओपन हो रहे हैं, जो नेटवर्क है वो डक्ट का, जिसको हम बोल रहे हैं रेटी टेस्टिस। अब यहाँ पे जो है इस डक्ट के थ्रू देखो हमने क्या बताया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होगा। अब स्पर्म जो है फर्टिलाइज जब करना होगा तो स्पर्म बाहर निकल के आएगा, तो ये इन डक्ट के थ्रू आएगा। अब डक्ट के थ्रू कैसे जाएगा, तो डक्ट के थ्रू यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कॉमा शेप का, जिसको हम बोलते हैं इपीडिडाइमस। क्या बोलते हैं, इपीडिडाइमस। अब देखो, अब यहाँ से स्पर्म जो है इपीडिडाइमस में उड़ के तो जाएगा नहीं, तो जो ये रेटी टेस्टिस है, यानी जो टेस्टिस है ये इपीडिडाइमस से किसके थ्रू कनेक्ट हो रहा है, वो है हमारा वासा इफरेंसिया। क्या है, वॉस इफरेंसिया या फिर ऑस इफरेंस, इसको हम बोलते हैं वासा इफरेंस या फिर वासा इफरेंसिया। तो याद रखना, रेटी टेस्टिस को इपीडिडाइमस से कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, वासा इफरेंसिया या फिर वासा इफरेंस। देखो यहाँ से जब आपसे ये पूछते हैं कि बताइए स्पर्म का पाथ क्या है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। अगर आपको ये डायग्राम क्लियर होगा तो आप सीक्वेंस को ईजिली जो है बता पाएंगे। अभी हम उसको आगे देख लेंगे। जैसे हमने बोला बताइए स्पर्म कहाँ से होते होते जाएगा, तो आप बताएंगे सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्म हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आएगा रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से जाएगा वासा इफरेंसिया में, वासा इफरेंसिया से आ जाएगा इपीडिडाइमस से, और इसके आगे जो है इस तरह से लगा होता है क्या हमारा वासा डिफरेंसिया, तो वहां से होते हुए स्पर्म जाता है। इसके आगे का स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इन सब के बारे में। ये जो हमारा वासा इफरेंसिया है, क्या है, वासा इफरेंसिया। देखो डक्ट विच एग्जिस्ट टेस्टिस, यानी ये जो डक्ट थे जो अब टेस्टिस को एग्जिट कर रहे हैं, उसके बाहर आ रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वासा इफरेंस। अब देखो जो इपीडिडाइमस होता है उसके बारे में क्या याद रखोगे, सबसे पहले देखो कॉमा हम ऐसे बनाते हैं ना, कुछ ऐसे, ऐसा होता कॉमा, तो उसी तरह से ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कॉमा शेप। यानी इपीडिडाइमस कैसा होता है, कॉमा शेप होता है, 6 मीटर लॉन्ग, इसकी जो लेंथ होती है वो 6 मीटर होती है। हाईली क्वाइल्ड ट्यूब, यानी देखो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड है, यानी ऐसे घुमावदार क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। तो ये तो स्ट्रक्चर जो है आपको देख के भी पता चल रहा हो, ये कॉमा शेप है और ये हाईली क्वाइल्ड है। और एक पॉइंट याद रख लेना अपने तरफ से कि इसकी लेंथ कितनी होती है, 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर लॉन्ग। अगर मीटर की जगह सेंटीमीटर दे देंगे तो गलत हो जाएगा, तो याद रखना 6 मीटर लॉन्ग। अब देखिए फंक्शन ऑफ इपीडिडाइमस,
ये जो इपिडिडाइमिस है इसका फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले PSM, इन 3 वर्ड को याद रखना। PSM, देखो P मीन्स प्रोपेल स्पम, जो इपिडिडाइमिस है वो कॉमा शेप का होता है। कैसा होता है? कॉमा शेप का। तो इस वजह से वो स्पम को क्या करता है? प्रोपेल करता है, यानी उसको ढकेलने का काम करता है। स्टोर, यस फॉर क्या है? स्टोर स्पम। जो इपिडिडाइमिस होता है वो स्पम को स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर जो है इसका वो कैसा है? हाईली क्वाइल्ड। इपिडिडाइमिस स्टोर स्पम बिकॉज इट इज हाईली क्वाइल्ड। M फॉर मैच्योरेशन, यानी जो इपिडिडाइमिस है वो जो है स्पम को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, यानी उसको मेच्योर बनाता है। तो मेच्योर कैसे बनाएगा? उसमें फर्टिलिटी कैपेसिटी हो जाए और उसकी मोटिलिटी जो है अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे इपिडिडाइमिस के 3 फंक्शन आप याद रखेंगे, प्रोपेल स्पम, स्टोर स्पम, मेच्योर स्पम। अब आगे देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया, सबसे पहले क्या देखा? ये है हमारा टेस्टिस, ये है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या है? कंपार्टमेंट, और उस कंपार्टमेंट के अंदर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहाँ पे आके ओपन हो रहे हैं, जो उसका डक्ट है, नेटवर्क, यानी नेटवर्क जो है, डक्ट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस एग्जिस्ट कर रहा है टेस्टिस को डक्ट के थ्रू, जिसको हम बोल रहे हैं वासा इफरेंसिया। वासा इफरेंसिया किससे कनेक्ट है? इपिडिडाइमिस से, और इपिडिडाइमिस से बाहर जो निकलता है डक्ट, जिसको हम बोलते हैं वासा डिफरेंसिया। देखो ये जो है हमारा इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस से ये क्या कर रहा? दूर जा रहा, यानी इपिडिडाइमिस से जो दूर जा रहा वो है डिफरेंसिया। डी फॉर दूर, डी फॉर डिफरेंस। तो ऐसे याद रखना, वासा डिफरेंस या फिर वासा डिफरेंसिया। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो रूट ऑफ स्पम, यही मैंने आपको अभी बताया। रूट ऑफ स्पम में सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पम फॉर्म होगा, फिर वो रेटी टेस्टिस में आएगा, फिर वहां से वासा इफरेंसिया में आएगा, फिर इपिडिडाइमिस में आएगा, फिर इपिडिडाइमिस से होते हुए वासा इफरेंसिया के थ्रू वो जो है बाहर आएगा। तो ये रूट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना। अब देखिए ये स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर हो गया, जैसे ये है हमारा, ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो वासा डिफरेंसिया है जो वासा डिफरेंसिया है वो आगे चल के एक ऐसे फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वासा डिफरेंस। क्या बोलते हैं? एम्पुला। एम्पुला मीन्स क्या होता है? एक बैग, मतलब फूला हुआ स्ट्रक्चर। तो हम कहते हैं फूला हुआ स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एम्पुला। तो इसको बोलेंगे एम्पुला ऑफ वासा डिफरेंस। तो देखो जो एम्पुला है वासा डिफरेंस का, वो किसके साथ में कनेक्ट होता है? वो सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ में कनेक्ट होता है, यानी हम फिर यहाँ पे एक कॉमन डक्ट बन जाती है। देखो यहाँ से आया हमारा ये जो सेमिनल वेसिकल है इसका डक्ट आया, और यहाँ से वासा इफ्रेंसिया का डक्ट आया, और दोनों ने मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाया, जिसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट, जिसकी लेंथ होती है 2 सेंटीमीटर। क्या होती है? 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है इजैकुलेटरी डक्ट। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछेंगे कि मतलब जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो किसके किसके बीच का कॉमन डक्ट है, तो आप क्या बताएंगे? वासा डिफरेंसिया और सेमिनल वेसिकल, ये इन दोनों के डक्ट मिलकर जब कॉमन डक्ट बनाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। अब देखो इजैकुलेटरी डक्ट क्या है? फॉर्म्ड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ डक्ट ऑफ वासा डिफरेंसिया एंड सेमिनल वेसिकल। फॉर्म्ड यानी ये बनता है ड्यू टू फ्यूजन ऑफ, दोनों डक्ट क्या कर रही है? वहां पे फ्यूज करके एक कॉमन डक्ट बना रही हैं, और आगे जाके ये इजैकुलेटरी डक्ट ओपन करता है यूरेथ्रा में, ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो आगे जाके कहाँ पे ओपन करती है? यूरेथ्रा में। अब देखिए यहाँ पे जैसे देखो जो ह्यूमन है उनके अंदर में क्या होता है? किडनी होता है। किडनी से ये क्या निकलता है? यूरेटर। क्या निकलता है? यूरेटर। फिर ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। तो हम मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आगे जाके वो किस में ओपन करता है? यूरेथ्रा में। तो अब देखो
ये जो है ये देखो, ये है हमारा फूला हुआ सा स्ट्रक्चर वासा डिफरेंशिया का, और ये है हमारा सेमिनल वेसिकल, और दोनों ने मिलकर यहाँ पे क्या बनाया, एक कॉमन डक्ट। क्या बनाया, एक कॉमन डक्ट, जिसको हम बोल रहे हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोल रहे हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हो रहा होगा कि किस तरह से ये बनता है। यह है हमारा वासा डिफरेंशिया, देखो चाहे उधर से देखो या इधर से देखो, ये हमारा टेस्टिस हो गया, ये हो गया इपिडिडाइमिस, यहाँ से क्या निकला, वासा डिफरेंशिया, और वो जो है आके यहाँ पे सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या है, ग्लैंड है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो है दोनों ने फ्यूज करके क्या बनाया, इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि कहाँ पे ओपन कर रहा है, यूरेथ्रा में। और ये जो है आपका, ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये कॉपर्स ग्लैंड है। तो अभी इनके बारे में आगे देखेंगे। अभी के लिए स्ट्रक्चर जो है आप ध्यान से समझिए, क्योंकि आपसे स्ट्रक्चर के नेमिंग के लिए मतलब वहाँ पे बना देंगे, ABCD करके दे देंगे, फिर बोलेंगे मतलब इसमें से कौन सा करेक्ट है, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये आपको नेमिंग क्लियर हो गया होगा। ये हमने पहले ही देख लिया, क्या है, टेस्टिस है, फिर ये इपिडिडाइमिस है, यहाँ से स्पर्म जो है जा रहा है, और जो इपिडिडाइमिस से दूर जा रहा वो हमारा वासा डिफरेंशिया है। ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 है, लेकिन ये सिंगल होता है। मतलब अगर आपसे पेयरिंग पूछते हैं तो सेमिनल वेसिकल 2 इन नंबर यानी 1 पेयर होता है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड केवल 1 होता है यानी सिंगल होता है। और ये जो कॉपर्स ग्लैंड है ये भी 2 होते हैं। कॉपर्स ग्लैंड को ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और कॉपर्स यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो इनका सिक्रीशन है जिसको हम सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, सीमेन। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है सिंपल सा देंगे, मतलब सीमेन क्या है, तो किसी भी तरह से वो लैंग्वेज में आपको घुमा सकते हैं। तो आप सिंपल सा याद रखेंगे, जो 3 ग्लैंड हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, क्या क्या है, सेमिनल वेसिकल, इसका नंबर भी याद रखना 2 इन नंबर यानी 1 पेयर, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल इन नंबर होता है, कॉपर्स ग्लैंड 2 इन नंबर यानी 1 पेयर। जो इनका सिक्रीशन होता है उसको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म बराबर क्या होता है, हमारा सीमेन, यानी सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सीमेन। तो आई होप ये सारे पॉइंट अभी तक आपको क्लियर हुए होंगे। अब आगे देख लीजिए यहाँ पे सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का कंपैरिजन। तो देखिए सबसे पहले नंबर की बात करें, सेमिनल वेसिकल 2 इन नंबर, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल। कलर जो होता है सेमिनल वेसिकल का येलो होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का वाइट होता है ड्यू टू कैल्शियम आयन। जो कंसिस्टेंसी होती है यानी वो गाढ़ा है कि पतला है, तो इस बेस पे सेमिनल वेसिकल हो या प्रोस्टेट दोनों ही कैसे होते हैं, थिक होते। दोनों की कंसिस्टेंसी कैसी होती है, थिक होती है। जो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, जो सेमिनल वेसिकल है उसका पीएच कैसा होता है, एल्कलाइन, यह स्लाइटली एल्कलाइन होता है। और जो प्रोस्टेट है वो एसिडिक होता है। जो प्रोटीन है सेमिनल वेसिकल में कोगुलेंट प्रोटीन होता है, लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहाँ पे एंटी कोगुलेंट होता है। एनर्जी सोर्स की बात करें तो सेमिनल वेसिकल में फ्रक्टोज है, प्रोस्टेट ग्लैंड में सिट्रेट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। जो सेमिनल वेसिकल है वो सिक्रीट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड उसमें क्या रहा, प्रोस्टेट, तो ऐसा लगता है प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करेगी, नाम से ऐसा लग सकता है लेकिन ये गलत है। प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करती है सेमिनल वेसिकल और सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसमें जो है कंफ्यूज मत होना, सेमिनल वेसिकल प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिनल वेसिकल, यानी दोनों का नाम का उल्टा जो है यहाँ पे ग्लैंड यहाँ पे जो है दोनों सिक्रीट कर रहे हैं। तो क्या है, सेमिनल वेसिकल सिक्रीट प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टेट सिक्रीट सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या होता है, वो एंटीबायोटिक मतलब होता है। और ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन इंड्यूस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो यूटरस में कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन के द्वारा। अब देखो ये स्ट्रक्चर तो आपको हमने बता ही दिया। एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, ये जब आके यहाँ पे ओपन कर रही हैं तो ये तो है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड,
इस एरिया को, इस रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। हमने आपसे क्या बताया, देखो ये जो है ये है हमारा सेमिनल वेसिकल, ये क्या है, वासा डिफरेंशिया, दोनों ने मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। ये कहाँ पे ओपन हो रहा, यूरेथ्रा में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। क्या बोल रहे हैं, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। अब देखिए कॉपर्स ग्लैंड के बारे में भी देख लीजिए। जो कॉपर्स ग्लैंड होता है जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, ये होता है 2 इन नंबर, यानी आपसे बोलेगा 2 इन नंबर या फिर 1 पेयर, तो कंफ्यूज मत होना, 1 पेयर या फिर 2 इन नंबर। मेन फंक्शन क्या होता है इसका, लुब्रिकेशन ऑफ यूरेथ्रा, यानी ये जो है यूरेथ्रा की लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। अदर फंक्शन क्या होता है, क्लियर द यूरिन फ्रॉम यूरेथ्रा। क्या होता है, देखो अब जैसे हमने क्या देखा, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यहाँ पे चाहे हम बात करें सीमेन की या फिर हम बात करें चाहे हम यहाँ पे बात करें सीमेन की या फिर हम बात करें सुसु की, तो यहाँ पे सुसु और सीमेन दोनों का एक ही डक्ट होता है, एक ही स्थान होता है। अब अगर यहाँ पे सुसु प्रेजेंट होगा तो वो कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। तो जब सीमेन आएगा यहाँ पे तो वो मर जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या करना होगा, जब स्पर्म आ रहा होगा तो क्या होगा, यहाँ से सुसु को हटाना होगा ताकि स्पर्म जो है सुरक्षित रहे। तो इसके लिए कौन काम करता है, कॉपर्स ग्लैंड। कौन काम करता है, कॉपर्स ग्लैंड। तो वही है यहाँ पे क्लियर द यूरिन फ्रॉम यूरेथ्रा, क्लियर द यूरिन फ्रॉम यूरेथ्रा, ताकि स्पर्म जो है वो सही सलामत रहे। अब देखिए यहाँ पे हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब आपको ये इजी हो जाएगा समझना। अगर हम बात करें असेसरी ग्लैंड की और असेसरी डक्ट की, तो याद रखना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में असेसरी डक्ट कौन कौन से होते हैं, रेटी टेस्टिस होता है, वासा इफ्रेंसिया होता है, इपीडिडाइमिस होता है और वास डिफरेंस होता है। वास डिफरेंस या वासा डिफरेंसिया कुछ भी बोल सकते हो। तो ये 4 डक्ट होते हैं जो कि असेसरी डक्ट होते हैं। तो इनका नाम याद रखना। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा असेसरी डक्ट है या फिर नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे लेकिन इससे सेपरेट वीडियो में। अब देखो ये हो गया असेसरी डक्ट, रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, इपीडिडाइमिस, वासा डिफरेंसिया। अब तो ये आपकी मुट्ठी में हो गया होगा, यानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब अगर बात करें असेसरी ग्लैंड की, तो यहाँ पे क्या क्या है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये 1 इन नंबर होता है, बाकी सेमिनल वेसिकल और कॉपर्स ग्लैंड 2 इन नंबर यानी 1 पेयर होते हैं। अब आगे देखिए सीमेन के बारे में थोड़ा सा पॉइंट याद रखिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट, स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ असेसरी ग्लैंड। असेसरी ग्लैंड में सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, जो उसका सिक्रीशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। यानी स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा इक्वल क्या है हमारा, सीमेन। जो सीमेन होता है ये 2 to 2.5 मिलीलीटर जो है सिक्रीट होता है। स्लाइटली क्या होता है, स्लाइटली एल्केलाइन होता है। 200 to 300 मिलियन स्पर्म जो है सीमेन में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, 200 to 300 मिलियन स्पर्म सीमेन में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए 60%, ये पॉइंट कंफ्यूज मत होना, याद रखना 60 की जगह 40 और 40 की जगह 60 कर सकता है। तो आप क्या याद रखेंगे, 60% सीमेन मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। जो स्पर्म है सीमेन के अंदर उसमें से 60% क्या होना चाहिए, उसका नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। ऑफ दिस 60% स्पर्म, यानी इस 60% स्पर्म में से 40% कैसे होने चाहिए, विगरस मोटिलिटी, यानी तेज गति, उनमें क्या होनी चाहिए, विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। तो हमने आपको क्या बताया, 60%। देखो जैसे ये है हमारा सीमेन, सीमेन के अंदर में क्या है, स्पर्म। जो स्पर्म है 60% स्पर्म कैसे होने चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज होने चाहिए। अब ये मत, जैसे मान लो ये 100% है, क्या है ये 100% है, तो 100% का 60%, ठीक है, 60% क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज। अब ये मत सोचना जो 100% बचा उसका 40%, वो नहीं, ये जो 60% आया उसका 40% कैसा होना चाहिए,
उसमें विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। तो इस पॉइंट में कंफ्यूज मत होना। हमने आपको क्या बताया, 60% मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, 60% ऑफ दिस 60% स्पर्म 40% शोज विगरस मोटिलिटी। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी हमने ये देखा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसके अंदर स्पर्म बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये हमने क्या ले लिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इसके अंदर किस तरह से स्पर्म बनता है ये देखते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर में कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल। क्या बोलते हैं, जर्म सेल। जर्म सेल या फिर हाँ ये हो गया हमारा जर्म सेल। जो जर्म सेल है इसी में से कोई एक सेल जो होता है जिसमें मियोसिस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यानी जैसे देखो इतने सारे जर्म सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें से कोई एक सेल होगा जिसमें मियोसिस होगी आगे चलकर। तो जो सेल जिसमें मियोसिस हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और अभी ये कैसा है, डिप्लॉयड है। कैसा है, डिप्लॉयड है, 2n इन नंबर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था केवीएस में, वहाँ पे यही पूछा गया था। ऐसे था कि मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट हैप्लॉयड, इस तरह से क्वेश्चन था। तो वहाँ पे मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया, इस तरह से जो है क्वेश्चन बनाया गया था। तो देखो ये जो है हमारा क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जब यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होता है, क्या होता है, मियोसिस 1, तो यहाँ पे क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस, माइटोसिस, ये सब हम पढ़ते हैं सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल चैप्टर में। वैसे तो सिलेबस में मेंशन नहीं है, क्वेश्चन भी पूछे जाने के बहुत कम चांस है। अगर आप बोलेंगे तो मैं करा दूंगी, अदरवाइज उसको हम स्किप करना ही उसको बेटर है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछने हैं नहीं, खासकर DSSSB में, क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो ऐसे ही समझो, जो मियोसिस होता है, जब मियोसिस होता है तो जो डिप्लॉयड नंबर होता है वो हैप्लॉयड में चेंज हो जाता है। बस इतना सा मियोसिस के बारे में अभी के लिए समझिए। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो डिप्लॉयड होता है, जब यहाँ पे मियोसिस होता है तो ये हैप्लॉयड बन जाता है। और ये है हमारा मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चेंज हो जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है यहाँ पे होता है मियोसिस 2, यानी दोबारा से यहाँ पे मियोसिस होता है। और ये जो है इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। जो 2 थे वो अब कितने बन गए, 4। यानी स्पर्मेटोसाइट में, सॉरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 2 हुआ तब यहाँ पे क्या बना, स्पर्मेटिड। क्या बना, स्पर्मेटिड। आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिए मियोसिस 1 किस में होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। मियोसिस 2 किस में होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है, स्पर्मेटिड। क्या बनता है, स्पर्मेटिड। और यहाँ पे एफएसएच के प्रेजेंस में, एफएसएच क्या है हमारा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके प्रेजेंस में जो स्पर्मेटिड है वो स्पर्मेटोजोआ में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जोआ मीन्स क्या होता है, टेल। टेल यानी पूंछ। यानी जब इसी स्पर्मेटिड में, मतलब ये जो यहाँ पे आपको टिड यानी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो इस तरह से यहाँ पे स्पर्म बन गए। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ। यानी जब यही स्पर्मेटिड अलग हो गए और उनमें पूंछ आ गया तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ। जोआ यानी टेल, यानी जिसमें क्या प्रेजेंट है, टेल प्रेजेंट है, पूंछ प्रेजेंट है, तो हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ किससे बनता है, स्पर्मेटिड से, यानी टिड टू जोआ। टिड टू जोआ यानी स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ बनता है किसके प्रेजेंस में, एफएसएच के प्रेजेंट में। तो याद रखना, एफएसएच इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड। तो जो भी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताएं, क्या बताया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसमें मियोसिस 1 होता है तो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और जब यहाँ पे मियोसिस 2 होता है तो बनता है स्पर्मेटिड, और एफएसएच के प्रेजेंट में स्पर्मेटिड चेंज हो जाता है स्पर्मेटोजोआ में। सॉरी। तो इस तरह से यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए, जो ये हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था, क्या था,
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था, यहाँ पे मियोसिस 2 हुआ तो ये बन गया स्पर्मेटिड। तो देखो आर कनेक्टेड बाई थिन कॉर्ड ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी ये साइटोप्लाज्म के थिन कॉर्ड से कनेक्ट है, दैट्स वाई दे आर नोन एज स्पर्मेटिड। मतलब ये जो इस वजह से यहाँ पे आपको कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके वजह से हम इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड। टिड इज अ रिजल्ट ऑफ 2 मियोसिस सेकेंड, यानी ये मियोसिस सेकेंड का क्या होता है, रिजल्ट होता है। अब देखो तो ये हमने देख लिया, एक बार दोबारा से देखिए ताकि और क्लियर हो जाए। हमने क्या देखा, यह है हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसमें मियोसिस 1 हो रहा है, तो ये बन रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होता है जबकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होता है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगा, यहाँ पर बनेगा स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड जो है वो एफएसएस के प्रेजेंस में चेंज हो जाता है स्पर्मेटोजोआ में। अब देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, इस पूरे प्रोसेस को, यानी हम कहें तो ऐसे, ये जो पूरा प्रोसेस है ये है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। जो पूरा प्रोसेस है जो भी यहाँ पे हो रहा वो है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन अगर हम बात करें स्पर्मियोजेनेसिस तो वो हमारा बस इतना सा पार्ट है। एक सेकेंड इसको डिलीट करके बताती हूँ। अगर